नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मंगलौर में वोटिंग के दौरान झड़प, वोट डालने को लेकर आपस में भिड़े अलग अलग दलों के समर्थक, प्रशासन की व्यवस्था पर उठे सवाल, कांग्रेस ने लगाया लोकतंत्र की हत्या का आरोप। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में नहीं थम रही अंतर्कलह, अपनी ही पार्टी पर हरीश रावत ने कसा तंज, कहा मेरी नहीं जरूरत तो करे कार्यमुक्त। केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत के निधन से प्रदेश भर में शोक की लहर, नम आंखों से बीजेपी कार्यालय में दी गई श्रद्धांजलि, कल होगा अंतिम संस्कार। और तिरंगे में लिपट कर लौटे जवान, आतंकी हमले में शहीद हुए वीर सपूतों को दी गई सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई, भारत माता के जयकारों से गूंज उठी देवभूमि। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की 2 विधानसभा मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर आज उपचुनाव हुआ है। सुबह 8 बजे से दोनों सीटों पर मतदान किया गया, जिसके बाद अब उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 13 जुलाई को होगा। लेकिन वोटिंग के दौरान क्या कुछ हालात रहे और कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हुई। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा के जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। आंकड़ों की बात करें तो दोपहर 3 बजे तक बद्रीनाथ में 40.05% वोटिंग हुई, तो मंगलौर में 56.21% मतदान हुआ। मतदान के समय कई जगहों से छुटपुट घटनाएं सामने आई। सुरक्षा को लेकर भी पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए गए। मंगलौर क्षेत्र के लिब्बरहेड़ी बूथ पर मारपीट और पथराव हुआ। बसपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच लाठी डंडे चले। इस मारपीट में कुछ कार्यकर्ता घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं मतदान के दौरान हवाई फायरिंग की भी शिकायत सामने आई, लेकिन प्रशासन ने इसे सिर्फ अफवाह करार दिया। मारपीट की सूचना मिलते ही हरिद्वार प्रशासन मौके पर पहुंचा। असामाजिक तत्वों द्वारा हमले की बात कही गई। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस आशंका के लिए हम बार बार कह रहे थे। हमने चुनाव आयोग को ज्ञापन भी दिया कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ का सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहती है। चुनाव में गुंडागर्दी हो रही है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है और सरकारी कर्मचारियों को दबाव में लिया जा रहा है, शासन का भय दिखाया जा रहा है। और वही घटना आज ये घटना सच साबित हुई। ये आरोप तो हम पहले भी लगा रहे हैं, हमने ज्ञापन भी दिया था। हम आज भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचित घटना है ये। वहीं बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई है, जिन्होंने चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। बड़े योजनाबद्ध तरीके से एक षड्यंत्र के तहत वहाँ पर झगड़ा हुआ है, मारपीट हुई है, अपराध हुआ है, तो चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है और समुदाय विशेष के लोगों को पोलराइज करने की कोशिश वहाँ पर कांग्रेस द्वारा की जा रही है। तो हम इस शिकायत को लेकर यहाँ पर आए थे और शिकायत हमने दर्ज कराई है। सोशल मीडिया पे वो एक इमोशनल वो कर रहे हैं, मेरे को मार दिया, मेरे को ये कर दिया। किसने मार दिया तुम्हें? खुद अपने आप को घायल करना चाह रहे हो या दिखा रहे हो रो के, ये सब तरीका ठीक नहीं। मारपीट की घटना के बाद मतदान शांतिपूर्ण चला और इसी के साथ ईवीएम में चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी की किस्मत कैद हो गई। बता दें कि दोनों ही मुख्य पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। उपचुनाव की इस लड़ाई में बद्रीनाथ से चुनावी मैदान में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी ने अपनी किस्मत आजमाई है, तो वहीं कांग्रेस ने लखपत बुटोला पर दांव लगाया है। मंगलौर से बीजेपी ने करतार सिंह भड़ाना को चुनावी मैदान में उतारा था, तो वहीं कांग्रेस ने काजी निजामुद्दीन को फिर टिकट देकर विश्वास जताया। तो वहीं मंगलौर से बसपा ने स्वर्गीय विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान को उम्मीदवार बनाया। फिलहाल इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इंतजार 13 जुलाई का है, जब परिणाम सामने आएंगे और देखना होगा कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ा है।
वहीं मंगलोर के लिब्बरहेड़ी में वोटिंग के बीच हुए हंगामे पर कांग्रेस ने प्रशासन को आड़े हाथ लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वोट के लिए लूटर्स जो थे, जो वहां पे लुटेरे थे, वो कहीं ना कहीं उन्होंने ये हंगामा किया। हरदा ने कहा है कि प्रशासन की मिली भगत से मतदाताओं को पीटा गया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया। आपको बता दें कि मंगलोर के लिब्बरहेड़ी गांव में वोट डालने को लेकर अलग अलग दलों के समर्थक आपस में भिड़े, जिसको लेकर ये हंगामा काफी ज्यादा बढ़ गया था। प्रशासन के शासन की मिली भगत से वोट के लुटेरों ने वो वही कर डाला। लिब्बरहेड़ी में जो कुछ हुआ हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमारे इस शांतिपूर्ण राज्य के अंदर मतदाता को इस तरीके से आतंकित किया जाएगा। गोलियां चली, लोग घायल हो गए। उन घायलों को कोई अस्पताल ले जाने वाला नहीं था। काजी निजामुद्दीन हमारे उम्मीदवार उनको लेकर के अस्पताल पहुंचे ताकि उनकी जान बचाई जा सके। ये क्या हो रहा है? और इस आशंका के लिए हम बार बार कह रहे थे, हमने चुनाव आयोग को ज्ञापन भी दिया कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ का सांप्रदायिक माहौल ख़राब करना चाहती है। चुनाव में गुंडागर्दी हो रही है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है और सरकारी कर्मचारियों को दबाव में लिया जा रहा है, शासन का भय दिखाया जा रहा है। और वही घटना आज ये घटना सच साबित हुई। ये आरोप तो हम पहले भी लगा रहे हैं। उधर मतदान के दौरान हुए हंगामे के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष के अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा एसपी देहात कार्यालय पहुंचे। यहां कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही विरोध कर रहे कांग्रेस के नेताओं ने इस घटना को लोकतंत्र की हत्या बताया। कांग्रेस ने हिंसा करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। मंगलौर विधानसभा में लिब्बरहेड़ी में जिस तरह से पुलिस द्वारा मतदाताओं को आतंकित करने का काम सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन कर रहा है और एक हिंसा का माहौल देखने को मिला है, डर और भय पैदा किया जा रहा है। और जो वहाँ के मंगलौर के जो महान मतदाता हैं, जनता है, उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करने से रोका जा रहा है। एक पूरे मंगलौर को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं मंगलौर उपचुनाव में प्रशासन की लापरवाह रवैये को लेकर बसपा प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशियों में काफी नाराजगी देखने को मिली। कांग्रेस के उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन ने कहा कि आज का दिन लोकतंत्र की हत्या का दिन रहा। होते देखी जा रही है अपनी आंख से, लेकिन मंगलौर में कांग्रेस के लोग सब लोग अड़ रहे हैं। ये एक 5 आदमी का स्टाफ अंदर है, उनके पास एक आदमी को भेजा जा रहा है स्लो पोलिंग। और यहाँ आपको सैकड़ों मीटर दूर कोई नहीं दिखाई देगा। और जहाँ बीजेपी के लोग बैठे हैं वो बिल्कुल स्टेशन के बराबर लगे हुए बैठे हैं। और अभी मुझे बताया गया, मैंने अभी चेक नहीं किया, कि स्वामी यतीश्वरानंद जी भी घूम कर गए हैं। क्या मतलब है उनका पोलिंग स्टेशन के आसपास जाने का? क्यों वो चुनाव के दिन आज चुनाव प्रभावित करने के लिए आए हैं आज? तो ये बड़ा टैक्टिकली कर रहे हैं। और लिब्बरहेड़ी में गोली चली और लाठी डंडे बरसाए गए। लगभग आधा पौना घंटा बाद मैं पहुंचा हूं, तो जो घायल है आप लोगों के सामने हॉस्पिटल भी मैं लेकर आया हूं। और यहाँ स्थिति उन्होंने जो की है वो बड़ी खराब कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या मत कीजिए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने ओल्ड लिपुलेख दर्रे तक जाने वाले मोटर मार्ग के पॉइंट, जहां से कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं, वहां तक रैंप बनाने का अनुरोध किया है। लंबे समय से बीमार चल रही केदारनाथ से बीजेपी विधायक शैला रानी रावत का बीती रात निधन हो गया। देहरादून के मैक्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। बीजेपी कार्यालय में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां नम आंखों से सभी लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई के साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ से बीजेपी विधायक शैला रानी रावत का बीती रात निधन हो गया। दून के मैक्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। बता दें कि शैला रानी रावत लंबे समय से बीमार चल रही थी।
2 दिन से मैक्स अस्पताल में वो वेंटिलेटर पर थी। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर के बाद हुई सर्जरी के बाद से वो उभर नहीं पाई थी। साल 2017 में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान शैला रानी रावत गिर गई थी, जिससे उन्हें आंतरिक चोट आई थी। चोट से मांस फटने के कारण उन्हें कैंसर भी हो गया था। करीब 3 साल तक चले इलाज के बाद वो स्वस्थ होकर अपने घर लौटी और फिर से राजनीति में सक्रिय हुई। लेकिन अचानक से मंगलवार रात उनके निधन की खबर ने सबको गमगीन कर दिया। आज शैला रानी रावत का पार्थिव शरीर बीजेपी कार्यालय में रखा गया। सीएम धामी समेत तमाम नेताओं ने नम आंखों से शैला रानी को अंतिम विदाई दी। शैला रानी जी का अचानक इस प्रकार से हमारे बीच में से चले जाना, इस प्रकार से शरीर छोड़ देना, ये बहुत दुखद है। और उनका पूरा जीवन संघर्षशील जीवन रहा, अपने क्षेत्र से लोगों से हमेशा जुड़ी रही, उनके लिए लगातार संघर्ष करती रही। और मुझे भी जब भी मिलती थी तो उनके मन मस्तिष्क में एक ही बात रहती थी कि मेरे क्षेत्र का विकास होना है, क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। हर बार छोटी छोटी बातों से अवगत कराने का काम करती थी, उनके हल के लिए प्रयास करती थी। उनका इस प्रकार से चले जाना हम सब लोगों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, सबके लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। और निश्चित रूप से इसकी भरपाई होना असंभव है, मुश्किल है। एक नजर डालते हैं शैला रानी रावत के सियासी सफर पर। शैला रानी ने अपना राजनीतिक सफर कांग्रेस से शुरू किया। 2012 में चुनाव जीतकर वो विधानसभा पहुंची थी। हरीश रावत सरकार में बगावत के समय शैला रानी रावत भी पार्टी के 9 वरिष्ठ विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हुई। बीजेपी ने 2017 विधानसभा चुनाव में केदारनाथ सीट से उन्हें टिकट दिया, लेकिन शैला रानी रावत हार गई थी। 2022 में बीजेपी ने उन्हें फिर प्रत्याशी बनाया, लेकिन इस बार शैला रानी रावत ने जीत दर्ज की थी। लेकिन अब शैला रानी रावत के निधन के बाद केदारनाथ विधानसभा सीट खाली हो गई है। बता दें कि शैला रानी रावत ने 68 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन पर दुख जाहिर किया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि शैला रानी रावत का निधन उत्तराखंड की राजनीति में बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की संवेदनाएं उनके परिवार से जुड़ी हुई है। शैला रानी रावत जी का निधन उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वो हमारी पार्टी से भी विधायक रही हैं और आज भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं केदारनाथ से। निश्चित रूप से उनके निधन से प्रदेश की राजनीति को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि श्री शैला रानी रावत को अपने श्री चरणों में स्थान दे और वो जहां भी हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने वाली कांग्रेस अब तक भी हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने का काम ही कर रही है और इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तंज भरे अंदाज में खुद को ही कार्यमुक्त करने की बात तक कह डाली है। यह रिपोर्ट देखिए। अपने ही पार्टी पर हरीश रावत का तंज। लोकसभा चुनाव में हार के बाद हरदा ने फोड़ा बम, कहा मेरी नहीं जरूरत तो करें कार्यमुक्त। लोकसभा चुनाव का परिणाम आए वक्त बीत चुका है, लेकिन लगता है कि कांग्रेस की गाड़ी उससे आगे नहीं बढ़ पाई है। हार का सामना करने वाली कांग्रेस के घर के भीतर इस हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा जा रहा है। जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने हार का कारण बड़े नेताओं के चुनाव न लड़ने को बताया था, तो वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तंज भरे अंदाज में अपनी ही पार्टी को कह दिया है कि यदि मेरी जरूरत नहीं तो कर दें कार्यमुक्त। उन्होंने कहा कि मैं संन्यास लेने के लिए तैयार हूं। सुनिए हरदा का बयान। ये प्रस्ताव करके मुझसे कह सकती है कि आप संन्यास लीजिए, मैं संन्यास ले लूंगा, पार्टी का हुक्म मानूंगा। मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, इतने साल हुक्म ही तो मानता रहा हूँ और हुक्म मानूंगा। बल्कि आप मेरी तरफ से जो है, जो लोग आपसे कहते हैं उनसे सलाह दे दीजिए कि भाई आप पार्टी का प्रस्ताव करवा दीजिए प्रदेश कांग्रेस। मुझे थैंक यू हरीश रावत, अब नो योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड करके।
हरदा के इस बयान को हल्के में लेना पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, लेकिन हरीश रावत के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो अपने पहले दिए गए बयान पर आज भी सहमत हैं। मैं उनके किसी कथन में टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं हूं, उनसे बहुत छोटा हूं, अनुभव में भी और चीज़ों में भी, लेकिन उन्होंने अगर कहा है, अगर का मतलब है शायद, और मेरा ये मानना है एज ए अध्यक्ष मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने पहले वाले कथन पर कायम हूँ। बड़े नेता अगर चुनाव लड़े होते तो आज परिस्थितियाँ दूसरी होती। हम बीजेपी को 1 सीट से ज़्यादा सीट जीतने नहीं देते, हम 4 सीटें जीतते, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। और जब युद्ध होता है या चुनाव होता है, जब परिस्थितियाँ कठिन होती हैं, तो ये बड़े नेताओं का फर्ज है वो पार्टी के लिए माहौल बनाने के लिए, पार्टी के लिए लड़ने के लिए और विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थिति बनाने के लिए उनको चुनाव में उतरना चाहिए, ये मेरा मानना है। कांग्रेस के भीतर ये जुबानी जंग और अंदरूनी लड़ाई कोई नई बात नहीं है। लंबे समय से कांग्रेस का यही हाल है। आपसी खींचतान के कारण पार्टी को हार का सामना भी करना पड़ता रहा है, लेकिन लगता है कि कांग्रेस अपनी गलतियों से कोई सीख लेती नहीं दिख रही। यही कारण है कि चुनाव में हार का सामना करने के बाद भी पार्टी मंथन करने के बजाय एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ती दिख रही है। फिलहाल हरदा के इस बयान पर पार्टी हाईकमान का क्या रिएक्शन सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में शहीद हुए राइफलमैन आदर्श नेगी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव धाती डागर पहुंचा। बेटे को तिरंगे में लिपटा देख परिजन भावुक हो उठे। उधर ग्रामीण भी बड़ी संख्या में अपने वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, जहां लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए। राइफलमैन आदर्श नेगी को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मलेथा घाट पर शहीद जवान को पंचतंत्र में विलीन किया गया। देश की सुरक्षा का मामला सरकार की पॉलिसी ये है कि भाई इसकी ड्यूटी पहले से चीन में थी, फिर थोड़ा देर पठानकोट है, फिर दोबारा भेज दिए। अब उनका नियम जो है वो हम इसमें दखल डालते हैं। उधर पौड़ी के भी रेखणी खाल में शहीद राइफलमैन अनुज नेगी का पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंचा, जहां बेटे को अंतिम बार देखने के लिए परिजन बिलख उठे। उधर ग्रामीण भी अपने जवान को देखने के साथ ही वो काफी भावुक नजर आए और इस दौरान नाराज लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि शहीद राइफलमैन अनुज नेगी घर के इकलौते चिराग थे। अनुज की शादी 8 महीने पहले ही हुई थी। शहीद जवान अनुज अपने पीछे माता पिता, छोटी बहन और पत्नी को छोड़ गए हैं। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के पास हुए भू कटाव को बचाने के साथ ही ये कवायद शुरू हो गई है, वो कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब स्टेडियम को बचाया जाएगा। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता संजय शुक्ला ने अपनी टीम के साथ निरीक्षण कर जल्द से जल्द बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। हालांकि सिंचाई विभाग के कार्य में गौला नदी का जल स्तर बाधा बन रहा है, साथ ही पोकलैंड मशीन को नदी में जाने का रास्ता भी नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल विभाग एक पोकलैंड मशीन से काम कर रहा है। देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों में बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और उससे गोला का स्तर बढ़ गया था और उस गोला के स्तर के बढ़ने से जो कटाव का रुख है वो स्टेडियम की ओर हो गया है और वहाँ कटाव हुआ है। अभी प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे जैसे पानी कम होता है वैसे वैसे उधर मशीन डाल के और हम काम को आगे बढ़ाएंगे और चैनलाइजेशन इस तरह से ज़रूर कर दें जिससे वो धारा किसी तरह से मुड़ जाए। उसके लिए 3 ऑप्शंस हैं। एक जो है स्टेडियम की तरफ से भी मशीन जा सकती है, लेकिन अभी वहाँ पानी है, जब कम होगा तब वहाँ से जा पाएगी। दूसरा, ये राजपुरा का गेट है, इसमें कुछ तारें हैं, तार की वजह से जो पोकलैन है वो क्रेन के थ्रू आ नहीं पा रही है। उस संबंध में यूपीसीएल से बात की जा रही है। जैसे ही सॉल्व होता है हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वर्क स्टार्ट कर दें। हल्द्वानी में भारी बरसात की वजह से नाली और सड़कों पर कूड़ा भी बहकर जमा हो गया है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न सिर्फ किसानों की कई एकड़ उपजाऊ जमीन बर्बाद हो गई है, बल्कि अब कूड़े की दुर्गंध से काफी बीमारियां फैलने का खतरा भी सताने लगा है। हालांकि नगर निगम इसे भयंकर बरसात का हवाला देकर साफ सफाई करने की बात भी कह रहा है। उधर किसानों का यह भी आरोप है कि अगर नगर निगम वक्त पर नालियों की सफाई करता तो शायद आज ये हालात ना देखने को मिलते। देखिए, ऐसा है कि वर्षा का जो जल है वो पहाड़ की ओर से काफ़ी तेज वेग से आया था। उसने उस कूड़े को भी उठा लिया जो सड़क पे था, वो कूड़ा भी लेकर के आया जो ऊपर अप स्ट्रीम में था। हमारे नाले नाली की सफाई
हर साल से इस बार बेहतर की गई है और सफाई के पश्चात जो लोगों ने कूड़ा डाल दिया कहीं ना कहीं वो भी, और जो सड़क का कूड़ा है वो बह करके आया है। अब जब पानी कम हुआ है तो हमारी टीमें सफाई कर रही हैं। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज शुरू हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद मेडिकल कॉलेज फैकल्टी और स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। जानकारी के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में नॉन टीचिंग स्टाफ कर्मचारियों के करीब 430 पद खाली है, जिन्हें अब तक नहीं भरा गया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि खाली पदों को भरने के लिए सरकार को लेटर लिखा गया है। लगभग 430 के करीब जो है पद यहाँ पे सृजित है और तो इसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत आ रही है। जैसे वार्ड बॉय है, वार्ड आया है, अटेंडेंट है और सिक्योरिटी है, सफाई कर्मचारी हैं, उनके पद अभी यहाँ पर सृजित नहीं है। तो उसके लिए जो है शासन में जो है हमने लिखा हुआ है। वहीं चंपावत में गुरिल्ला समाज के लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। गुरिल्ला संगठन जिलाध्यक्ष ललित बगोली ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन देने के बाद भी गुरिल्ला समाज की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से अपनी मांगों के लिए गुरिल्ला समाज पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगा। आपको बता दें कि गुरिल्ला समाज के एसएसबी प्रशिक्षित लोग पिछले कई सालों से अपनी मांगों को लेकर लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। सरकारी नौकरी और पेंशन की मांग की जा रही है, लेकिन उनकी मांगों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। लंबा समय हो गया आंदोलन करते करते, सरकार लगातार हमको गुमराह कर रही है। कभी मुख्यमंत्री जी हमें घोषणा करने के बाद, हमें वर्चुअली बैठक होने के बाद भी हम लोगों को लगातार गुमराह कर रही है। 18 सचिवों के बैठने के बाद, हम लोगों को भी बैठाने के बाद, मुख्यमंत्री से ओपन बात होने के बाद भी हम लोगों को गुमराह कर रही है। हम लोगों ने यह तय किया है कि अगर सरकार हमारी जल्दी से जल्दी इस बीच में हमारी कोई कार्रवाई नहीं करती है, जो हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हम एक विशाल कार्यक्रम करेंगे जो कि देहरादून में 15 अगस्त के बीच में करेंगे। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। मंगलौर में वोटिंग के दौरान झड़प, वोट डालने को लेकर आपस में भिड़े अलग अलग दलों के समर्थक, प्रशासन की व्यवस्था पर उठे सवाल, कांग्रेस ने लगाया लोकतंत्र की हत्या का आरोप। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में नहीं थम रही अंतर्कलह, अपनी ही पार्टी पर हरीश रावत ने कसा तंज, कहा मेरी नहीं जरूरत तो करे कार्यमुक्त। केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत के निधन से प्रदेश भर में शोक की लहर, नम आंखों से बीजेपी कार्यालय में दी गई श्रद्धांजलि, कल होगा अंतिम संस्कार। और तिरंगे में लिपट कर लौटे जवान, आतंकी हमले में शहीद हुए वीर सपूतों को दी गई सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई, भारत माता के जयकारों से गूंज उठी देवभूमि।